हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मेरा नाम है राहुल गुरुंग और आज हम लोग यहां पर करने वाले हैं हमारी सीरीज कम में बम में चैप्टर नंबर जो 4 है आपका केमिकल काइनेटिक्स, उसका सुपर क्विक रिवीजन, वो भी जस्ट 15 मिनट के अंदर। तो बिना टाइम को बर्बाद करे हुए फटाफट फुर्ती से कर देते हैं वीडियो को स्टार्ट और यहां पर कर देते हैं हम लोग टाइमर को ऑन। तो चलिए जी, पहली स्लाइड की तरफ जाते हैं। तो भाई साहब ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होती है जिसमें रिएक्टेंट से बनने वाला होता है प्रोडक्ट, तो यहां पर होता है कंसंट्रेशन में चेंज। और अगर कंसंट्रेशन में चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम में चेंज के साथ, तो इसे रेट ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। परंतु यह रेट ऑफ रिएक्शन दो तरीके से समझी जा सकती है, जहां रिएक्टेंट समय के साथ इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर धीरे धीरे करके डिसअपीयर होता है, मतलब कम होता है, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस चेंज तो बताता है, बट विथ नेगेटिव साइन वहीं पे प्रोडक्ट समय के साथ बढ़ता जाता है। तो रेट ऑफ अपीयरेंस यहां पर शो होता है विथ पॉजिटिव साइन के साथ में। नाउ गाड़ी आगे बढ़ा लेते हैं भाई साहब। तो अब बात आती है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एंड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की। अब कहानी क्या होती है कि सर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन अगर इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहां पर A+2B से बन रहा है C, और ऐसे सिचुएशन में अगर रेट एक्सप्रेशन लिखना हो तो रेट एक्सप्रेशन इस तरह से लिखा जाता है फॉर पर मोल के लिए। जितनी स्पीड से ये वाला रिएक्टेंट कम होगा उतनी स्पीड से ये भी कम होगा और इतनी स्पीड से ये प्रोडक्ट बनता चला जाएगा। तो वही लिख के रखा हुआ है, 1 मोल के लिए निकालते हैं और ये 2 है तो 1/2 कर दिया गया है। ध्यान देने वाली बात, सर यहां पर जो ये D लिखा हुआ है, ये D रिप्रेजेंट करता है किसे? स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करता है। वहीं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में आप देखते हो वही रेट एक्सप्रेशन लिखा है बट डेल्टा साइन के साथ में। तो ये डेल्टा साइन आखिरकार क्या बताता है? ये डेल्टा साइन यहां पर आखिरकार बताता है कि सर ये एक्चुअल में एक डिफरेंशियल फंक्शन है। डिफरेंशियल फंक्शन क्या होता है? विद रिस्पेक्ट टू टाइम चलता है। हो सकता है यहां पर जो चेंज हुआ है 5 सेकंड, 10 सेकंड या 15 सेकंड के इंटरवल पर आप चला रहे हो, तो डिफरेंशियल यहां पर फंक्शन होने की वजह से डेल्टा से रिप्रेजेंट करके रखा हुआ है। मुझे यह भी पता है कि जनरली आपको यह वाला फॉर्मूला देखने की आदत है, x2 - x1 डिवाइडेड बाय t2 - t1, परंतु इसकी भी आदत डाल दो। डेल्टा साइन जहां कहीं भी दिखा मतलब डिफरेंशियल फंक्शन, और यहां पर आप टाइम की रेंज को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला होता है भैया रेट लॉ। अगर कोई केमिकल रिएक्शन इस तरह से लिखी गई है तो जब कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन की बात की जाती है तो वो डिपेंड करती है रिएक्टेंट के पार्टिकल्स या कंसंट्रेशन के ऊपर। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के, और ये वाला फॉर्म इसे क्या कहा जाता है सर? इसे कहा जाता है एक्टिव मास, इसे कहा गया रेट कांस्टेंट, और यहीं से एक टर्म निकल कर आती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। परंतु ध्यान देने वाली बात, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होती है या फिर एलिमेंट्री रिएक्शन के थ्रू ही इसे निकाला जाता है। ऐसा नहीं कि जो मन करके आया केमिकल रिएक्शन देखी और इसको निकाल दिया। अभी आगे उसका बताऊंगा भी क्यों ऐसा करके रखा हुआ है। जनरली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला आप देखते हो कि अगर कोई रेट एक्सप्रेशन इस तरह से लिखा हुआ है एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके, तो यहां पर जितनी भी पावर होती है उसको जस्ट सिंपली ऐड कर दो, दैट इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। परंतु एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर जनरेट होता है सर इस रेट कांस्टेंट के लिए। रेट कांस्टेंट हो सकता है 0 ऑर्डर के लिए निकालना पड़े, 1 2 3 4 5 6 के लिए निकालना पड़े। तो एक फॉर्मूला याद रखना, मोल पर लीटर टू दी पावर 1 - n इंटू सेकंड इनवर्स, जहां पर n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। 0 है तो 0 रख दो, 1 है तो 1 रख दो, 2 है तो 2 रख दो। आपको सारे फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक फॉर्मूला सब पे भारी हो जाएगा। नाउ बात कर लेते भैया मॉलिक्यूलैरिटी की। तो मॉलिक्यूलैरिटी एक्चुअल में क्या होता है? नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन द एलिमेंट्री रिएक्शन। एक एलिमेंट्री रिएक्शन देके रखी जो सिंगल स्टेप में हो चुकी है कन्वर्ट, यहां पर देखा जाए मॉलिक्यूलैरिटी 2 निकल कर आ रही है, क्योंकि रिएक्टेंट साइड पे 2 मॉलिक्यूल्स ने यहां पर आपस में रिएक्शन करी है, परंतु ऑर्डर क्या आया? 0 आया। क्यों 0 इसलिए आया है? क्योंकि यहां पर यह रिएक्शन तब तक पॉसिबल नहीं होती जब तक कि आप इस पे सनलाइट नहीं डालोगे। और भाई साहब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेंज इन कंसंट्रेशन की बात करता है, परंतु अगर आपके पास रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करती है तो ऑर्डर क्या आ जाएगा? 0। किस पे डिपेंड कर रही रिएक्शन? सनलाइट पे। सो फॉर दैट रीजन ऑर्डर यहां पर क्या आया है? 0 आया है। ध्यान रखना इस बात को। परंतु इस बात से आप मायूस मत होना, और एक फॉर्मूले को याद रखना कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वैसे मॉलिक्यूलैरिटी के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि सर अभी देख लिया
नहीं हो सकता है। कई बार लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलैरिटी से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए अभी से बता दिया है कि भैया हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्यों, कैसे, एग्जांपल के साथ वन शॉट में पूरा बता के रखा हुआ है। ठीक है जी, चलो गाड़ी आगे बढ़ाई जाए। आगे आता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं होने की वजह से पावर हो जाती है जीरो। फॉर्मूला बनता है इनिशियल माइनस फाइनल डिवाइडेड बाय टाइम, जिस टाइम में वो रिएक्शन परफॉर्म हो रही है। नाउ यहां पर अगर इसको रीअरेंज करा गया तो y इज इक्वल टू mx प्लस c यहां पर बनता है, जहां पर c इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट होता है कांस्टेंट, जो कि आपको r नॉट पर दिखाई देगा, इनिशियल कंसंट्रेशन पे दिखाई देगा। बाकी चीजें, स्लोप अगर देखा जाए तो स्लोप कैसा जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है, टाइम जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है। हाफ लाइफ पीरियड याद रखना, हाफ लाइफ पीरियड क्या हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय 2 इंटू के, क्योंकि हाफ लाइफ पीरियड में क्या होता है, कंसंट्रेशन हो जाता है आधा, तो इनिशियल कंसंट्रेशन को आधा करके हम निकाल सकते हैं हाफ लाइफ पीरियड। ग्राफ याद रखना, ग्राफ भी पूछा जाता है। चलो जी, गाड़ी आगे बढ़ाते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरफ। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जहां पिछली बार पावर 0 थी, इस बार पावर हो जाएगी 1। और ध्यान रखना, जितनी भी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होती हैं, दे ऑल आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो रेडियो एक्टिव रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, जबकि नहीं बताया जाता है कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। परंतु टेंशन लेने की बात नहीं, पता चल गया यहां से कि अगर रेडियो एक्टिव दिखाई दे तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फॉर्मूला इजी है, K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय T, जो कि होता है टाइम, लॉग ऑफ A अपॉन में A माइनस एक्स। जहां पर बताता है A इनिशियल कंसंट्रेशन को, वही A माइनस एक्स बताता है फाइनल या फिर रिमेनिंग कंसंट्रेशन को। हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला याद रखना, बहुत 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 ज्यादा IMP होता है। T हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय K। परंतु अगर ये रिएक्शन चलती है किसी गैसियस मीडियम के लिए, तो बस सिंपल सा एक काम करना है कि जितने भी कंसंट्रेशन थे वो प्रेशर से रिप्लेस हो जाते हैं, दैट्स इट। सिर्फ इतना काम होता है। फॉर्मूला सेम है, सिर्फ क्या हुआ है, प्रेशर का इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया है। वहीं अगर आपने ये वाला फॉर्मूला बना के रखा हुआ है, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c से अगेन इसको आपने करवाना है रिप्लेस, जहां पर आप इस तरह का ग्राफ देखोगे। यहां आपको प्लस c नहीं दिखाई दे रहा है, तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो इंटरसेप्ट क्या हो गया, 0। बाकी चीजें साफ दिखाई दे रही हैं। के आपके पास में कैसा आ रहा है, 2.303। भैया पॉजिटिव में चलेगा, पॉजिटिव में चलने की वजह से ग्राफ ऊपर जा रहा है, वाई एक्सिस पे ये जा रहा है और एक्स एक्सिस पे जा रहा है टाइम। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, परंतु याद करने में होती है दिक्कत। तो भैया जितने भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपके पास में जाते हैं 1 के बाद में, तो उन सभी के लिए एक कॉमन फॉर्मूला आपके पास आपको सामने दिखाई दे रहा है, जहां पर n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, जिसकी वैल्यू आप रख सकते हो 1 और 0 को छोड़कर 2, 3, 4, 5, 6 कितनी भी। ठीक है, उसी तरह से nth ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ पीरियड निकालना है, तो सिंपल सा फॉर्मूला देके रखा है, n की वैल्यू को पुट करो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई साहब, दोनों फॉर्मूले याद रखना, बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेंगे इस पे। ना बात कर लेते हैं सूडो ऑर्डर रिएक्शन की। सूडो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, एक्चुअल में जैसे कंपाउंड देके रखा है, जो कि हमारे पास में ईस्टर है, तो इस ईस्टर को क्या करके रखा है, एक्सेस ऑफ वाटर के साथ में कंबाइन करा, जिससे कि आपको एसिटिक एसिड और इथेनॉल मिला हुआ है। ध्यान रखने वाली बात, अगर मैं बात करता हूं रेट ऑफ रिएक्शन जनरली ये होना चाहिए था, परंतु पानी जो है एक्सेस में होने की वजह से वाटर की क्वांटिटी को लिखा है 0। रीजन, कोई चीज अगर एक्सेस में होती है तो उसके अंदर जो चेंज होता है वो निग्लिजिबल होता है, तो पानी के कंसंट्रेशन में चेंज निग्लिजिबल मतलब 0 होने की वजह से वो यहां से हो गया गायब। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर गई, सिर्फ और सिर्फ ईस्टर के ऊपर। तो जब ऐसी घटना होती है कि भैया होता कुछ और है, बट रियलिटी में जब फाइनल आंसर चेक किया जाता है तो निकलता है कुछ और, तो उसे कहा जाता है सूडो ऑर्डर रिएक्शन। एक ही सब्सटेंस है, इसलिए इसे क्या कहा गया है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर हो गई बात, इजी है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट बहुत सिंपल सी बात करता है, अगर डेफिनेशन पे जाओगे तो यहां पर ये कहानी है, जहां पर ये दोनों के किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं केल्विन टेम्परेचर को। परंतु आपके काम की जो चीज है वो ये है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन याद रखना 2 गुना बढ़ जाती है। ठीक है जी, गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद आती है आर्नियस इक्वेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू होता है a इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी, जहां ई ए है एक्टिवेशन एनर्जी, जिसके बारे में भी आगे पता चलेगा। वहीं a इक्वल टू है हमारे पास में फ्रीक्वेंसी फैक्टर या फिर आर्नियस कांस्टेंट। आर्नियस की थ्योरी ये बोलती है कि अगर दो गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराकर एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इस बीच में यहां बनता है इंटरमीडिएट। ये देखो, ठीक है,
डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, बीच में ऐसा इंटरमीडिएट बनता है जिसके बाद ही आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। इसके बाद में गाड़ी आगे बढ़ाते हैं एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी पे ध्यान रखो। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते समय इस लाइन से इस लाइन तक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में जाने तक जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उससे क्या कहा गया है, एक्टिवेशन एनर्जी। वहीं अगर मैं बात करता हूं कि एंटायर वैल्यू कहां से, जीरो से यहां तक जाने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो कई बार इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्टिवेशन एनर्जी प्लस रिएक्टेंट की जो एनर्जी होती है दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी बनती है। ठीक है, गाड़ी आगे बढ़ाते हैं, मैक्सवेल कर्व की बात कर लेते हैं जहां पर यह बोलता है कि जब कभी भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं तो यहां पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी आगे बढ़ती है मॉलिक्यूल्स की तो कुछ इस तरह से बिहेव करते हैं। शुरुआत में तो वो अपने मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी तक जाते हैं जहां वो भयंकर रूप से टकराएंगे, पर एक समय ऐसा आएगा धीरे 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 करके उनका टकराना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही टकराना अगर टेंपरेचर में डिफरेंस के बीच में निकलकर आता है तो यहां पर बात होती है कि भैया भले ही टेंपरेचर में डिफरेंस लाने से कर्व में चेंज होता है, परंतु एक कंडीशन ऐसी आती है जहां पर दोनों कर्व हो जाते हैं मिक्स, और इस मिक्स कर्व के अंदर ही सारी रिएक्शन परफॉर्म होती है, जिसके रिगार्डिंग कहा गया है कि टेंपरेचर पे अगर इंक्रीज करते हो तो कर्व मूव्स हायर एनर्जी वैल्यू। कर्व क्या होता है, हाई एनर्जी वैल्यू पर मूव कर जाता है। तो दिस इज नोन एज मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ आर्नियस इक्वेशन पे। कुछ नहीं करा, k इज इक्वल टू वाली जो वैल्यू थी लॉग ले लिया, लॉग लेने पर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बनेगा। एम एक्स प्लस सी वाली जो आपके पास में स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है उसको यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया, दैट्स इट। ठीक है, इंटरसेप्ट स्लोप y एक्सिस x एक्सिस। नाउ बात कर लेते हैं आगे, अगर आप यहां पे टेंपरेचर के साथ में रेट कांस्टेंट को करते हो चेंज तो सर सिंपली यहां पर चेंज आएगा आपको आर्नियस इक्वेशन में, जो कि कुछ ऐसा दिखाई देगा। नाउ बात करते हैं भैया और आगे, रेट ऑफ रिएक्शन कैन चेंज बाय कैटलिस्ट। कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर सकता है, मतलब इससे बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है, बढ़ाने वाले पॉजिटिव, घटाने वाले पॉइजनस या फिर नेगेटिव कैटलिस्ट। कैसे करता है भैया, बाय अल्टरिंग द पाथ। ये देखो कोई केमिकल रिएक्शन हो रही थी जहां आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मिल रहा था पहले इस तरह से, परंतु जैसे ही आपने कैटलिस्ट मिलाया तो कैटलिस्ट मिलाने से पाथ हो गया चेंज, एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई, कम, और एक्टिवेशन एनर्जी जैसी कम हो जाएगी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जल्दी हो जाएगा। जिसके रिगार्डिंग आप एक बात ध्यान रखना कि कैटलिस्ट डज नॉट चेंज। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन गिव्स एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इस पे एक लाइन बहुत फेमस है, इट हेल्प्स टू अटेन इक्विलिब्रियम फास्टर। ये इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता है बल्कि उसे जल्दी से अचीव करने में करता है हेल्प। नाउ बात कर लेते हैं भाई साहब अगला कॉलिजन थ्योरी की, कि इतनी सारी घटनाएं क्यों हो रही थी। इतनी सारी घटनाएं इसलिए होती है क्योंकि जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल से वो टकराते हैं आपस में। जब ये टकरा रहे थे तो टकराने में दो बातें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक होती है कॉलिजन फ्रीक्वेंसी z और एक होता है नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन। कितने स्पीड से टकरा रहे हैं और कितने प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ में या कितना इफेक्टिवली वो टकरा रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना फॉर्मूला, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू z इंटू ई टू दी पावर माइनस ई ए बाय आर टी, जहां पर z आपको क्या बताता है, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी के बारे में। और इसके बाद में आता है एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट जिसमें बोला जाता है करेक्टली ओरिएंटेड पार्टिकल्स। अगर पार्टिकल्स का ओरिएंटेशन प्रॉपर है तो उनका टकराना भी सबसे बेस्ट होगा, प्रोडक्ट तभी मिलता है। तो यहां पर बोला जाता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ कॉलिजन हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल होनी चाहिए किसके, एक्टिवेशन एनर्जी के। बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है रे भाई, इसके ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक्टिवेशन एनर्जी से कम, सॉरी एक्टिवेशन एनर्जी कम या बराबर होगी तभी आपके पास में काइनेटिक एनर्जी ऑफ कॉलिजन का फॉर्मेशन होगा। रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, सेम वही वाला आर्नियस जैसा ही फॉर्मूला है, बस डिफरेंस यहां पर आया, एक P आ गया जो कि ओरिएंटेशन फैक्टर है या जिसको कहा जाता है स्टेरिक फैक्टर। फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा जाता है, न्यूमेरिक इस पे नहीं आएंगे, तो ध्यान रखना P इंटू Z इंटू ई टू दी पावर माइनस ई ए बाय आर टी, जहां Z क्या है, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है भाई साहब, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है। और अगर समझ में आ गया है तो रोक देते हैं फिर से टाइमर को। इसके जितने भी पीडीएफ्स हैं ये बिल्कुल आपके क्विकेस्ट या शॉर्टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे टेलीग्राम की लिंक पे। तो भाई साहब टेलीग्राम की लिंक अगर आपने ज्वाइन नहीं करी है तो जल्दी से कर लो ज्वाइन, क्योंकि वहां पर ऐसे ही बहुत सारा कंटेंट आपको मिलता जाता है, वो भी बिल्कुल
फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आप लोगों को ये सारी बातें क्लियर हो गई हैं तो इसी बात के साथ में कर देते हैं भैया हम लोग यहां पर फाइनली वीडियो को एंड। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।